Welcome to Fearless Maths. We cover the CBSE and ICSE curriculum for grades 9 to 12. Let's conquer math together. हेलो एवरीवन, आई एम अभिजीत कुमार एंड यू आर वाचिंग फियरलेस मैथ्स। मैथ्स आसान है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं अपनी सीरीज का, जैसा मैंने पहले कहा था। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज अगेन हम लोग 20 क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये डिजाइंड है, कवर कर रही है सारी चैप्टर्स को, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। और साथ में आप देख रहे हैं कि ये सारे चैप्टर्स को कवर करने के साथ साथ आज के क्वेश्चंस में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किए हैं। साथ में आज हम कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में विदाउट वेस्टिंग टाइम कैसे हम लोग इजीली शॉर्टकट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग वीडियो की टाइमिंग 20 से 30 मिनट की रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो भी बोल सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि 30 मिनट्स में कैसे सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर ले। एंड लास्ट हमारा अल्टीमेट गोल, that is 20 out of 20 in section A. So without wasting time, let's quickly begin our session. Let's start with the very first question. C क्या है? For what value of n 6 raised to n ends with digit 0? अब स्टूडेंट्स, हमेशा आपको क्या करना है कि हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड कर रहा है तो उसमें दो फैक्टर्स बिल्कुल होने चाहिए, 2 into 5। ये आपको दिखने चाहिए, दो प्राइम फैक्टर्स दिखने चाहिए, 2 भी दिखनी चाहिए और 5 भी दिखनी चाहिए। अगर हम 6 रेज टू n की बात करें तो 6 रेज टू n को अगर आप देखिए तो इससे अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये मिलेगी 2 into 3 होल रेज टू n, जो कि बन जाएगी 2 रेज टू n into 3 रेज टू n। तो क्लियरली आप देखिए 2 तो प्राइम फैक्टर मुझे दिख रहा है बट 5 नहीं दिख रहा है। एज ए रिजल्ट मैं कह सकता हूं कोई भी n का वैल्यू ले लीजिए, इट नेवर एंड्स विथ डिजिट 0। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये देखिए जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे निकालें? बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जो भी आपकी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 कीजिए। पॉलिनोमियल को कोशिश कीजिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। वो क्या हो जाएगा, यहां 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे फर्दर हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहां पर 3x कॉमन ले लेते हैं, रिजल्ट मिल जाएगा 2x माइनस 3, और यहां +1 मैं कंसीडर कर लूं तो यहां भी मुझे मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप यहां पर और सॉल्व कीजिए तो 2x माइनस 3 यहां हो जाएगी हमारी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्दर हम इसे सॉल्व करें तो हमारी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार कंसीडर करेंगे, एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2 और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। The quadratic equation under root x square plus 5x minus 2 equal to 0 has two distinct real roots, more than two real roots, no real roots exist, two equal real roots exist। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा लास्ट क्लास में ही बोले हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहां पर अगर आप a देखिए तो a हमारी √2 है, b हमारी 5 है और c हमारी -2 है। अगर डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² मींस √5² माइनस 4, a के जगह हमारा √2 है और c के जगह -2 है। जिसे फर्दर आप सॉल्व करिएगा तो मिलेगा 25 प्लस 8√2। अब 25 प्लस 8√2 क्लियरली यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है। तो ये किसका केस है, ये है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, इसकी केस है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट टू 2x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा पेयर ऑफ लीनियर डिपेंडेंट का केस क्या होता है, तो डिपेंडेंट की केस होती है जब हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 से, जो इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 के। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ऑप्शन से कंपेयर करते जाएंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए ऑप्शन में पहला a1 मेरा 2 है, b1 मेरा -5 है और c1 हमारा 4 है। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो जब बाई 6
बाई -5 और 12। तो क्लियरली ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। दूसरा ऑप्शन में फिर से हम लिखते हैं 2 -5 और 4 डिवाइडेड बाई -6, 15 एंड 12। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि 1/3 आएगा दोनों में, बट ये दोनों नेगेटिव में है, बट ये तुम्हारा पॉजिटिव में है, सो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी केस हमारा पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास सी और डी बचा। सी को अगर चेक कीजिए तो 2/6, फिर क्या है -5/-15 दोनों, और 4/-12। अगेन देखो ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि 1/3 दोनों में आएगा, बट इसमें तो -1/3 आ रहा है, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। फोर्थ ऑप्शन ऑलरेडी आंसर होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? 2/-6 -1/3 -5/15 -1/3 4/-12 -1/3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ an फॉर विच 84 इज द nth टर्म ऑफ ap। सो ये हमारा 84 क्या हो गया? an हो गया। a हमारी क्या है? तो यहां a हमारी 7 है, और जब d निकालेंगे तो d हमारी क्या होगी? तो d हमारी यहां हो जाएगी 21/2 - 7, जिसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 7/2। ये हो गई d। अब बिल्कुल आसान है, सिर्फ फॉर्मूला पर रखना है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, यू गेट योर आंसर। 84 इज इक्वल टू a के जगह 7 हो गई, 7 प्लस n-1 एंड d के जगह 7/2। सबसे पहले मैं a को उस साइड भेजता हूं, तो क्या हो जाएगी 84 - 7, यहां क्या हो जाएगी n-1 टाइम्स 7/2। फर्दर सॉल्व किए तो ये हो गया 77। 7/2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड में होगा, तो 2 हमारी ऊपर हो जाएगी, 7 हमारी नीचे हो जाएगी। और यहां क्या बच गया? n-1, 7 कट कर दिया 77 को 11 टाइम्स में। सो यहां 22 इज इक्वल टू n-1, तो n हमारी क्या हो जाएगी? दैट इज 22 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 23। सो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर इन रेशियो 2:1। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। अब स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड करता है मीडियन को किस रेशियो में? 2:1। तो क्लियरली यहां पर बता रहा है मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर, मींस वो सेंट्रॉइड होना चाहिए। और हां, सेंट्रॉइड तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता ही है। तो हमारा टास्क है कोऑर्डिनेट निकालना सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला क्या होती है? सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला होती है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 8 अपॉन 3। अब ये 3 to 8 कहां आ गया? तो भैया ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं a, b और c, और यहां क्या हो जाएगा? 5 + 0 + 0/3। बस इतना से ही आंसर आ गया, 13/3 कॉमा 5/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 5 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड 3 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब यही इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी अगर पॉइंट है वो 5 पॉइंट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अगर आएगा तो वो उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? उसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी -5,0, और बिलो है तो ये क्या हो जाएगी? ये पॉइंट हो जाएगी जो कि हो जाएगी हमारी क्या? 0,-3। अब ये दोनों पॉइंट आपको मिल गई है, ए और बी। ए बी की डिस्टेंस निकाल दीजिए। क्या होती है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला होती है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू हम कर सकते हैं। x2 क्या है? 0 - -5
होल स्क्वायर प्लस -3 -0 होल स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा? √25 प्लस 9 विच इज इक्वल टू √34। ऑप्शन ए, √34 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी देन sec थीटा प्लस tan थीटा इज। देखिए स्टूडेंट्स, यहां sec थीटा और tan थीटा के बीच एक रिलेशन मुझे पता है, क्या है? दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी फॉर्म में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी गई है आपको, दैट इज a प्लस बी, और इसकी वैल्यू नहीं है तो इसे एज इट इज लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब यहां से मुझे निकालना भी था सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो मैं निकाल रहा हूं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए 1, ये a प्लस बी मल्टीप्लाई में है, इस साइड गया तो डिवाइड में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/a प्लस बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए ऑप्शन को। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर हम 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगी? 2 sin 0 की वैल्यू क्या? 0। सो ये क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1। ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। 30 60 को अभी बाद में करके क्यों ना पहले 90 को कर लेते। अब आप सोचेंगे कि सर आप 90 को क्यों किए? क्योंकि देखिए 0 और 1 90 के ही केस में आता है। तो 2 इंटू साइन का वैल्यू 1 पुट किए, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, रिजल्ट क्या आया? 2 मिल गया मुझे आंसर 90। अब आप लोग बोलिएगा सर 30 और 60 को क्यों नहीं चेक किए? भैया 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन पर होगी 1/2 और कॉस पे हो cos 30 √3/2, चाह के भी नहीं आएगा। कॉस में 60 में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसीलिए हम यूज भी नहीं किए, पहले सेफेस्ट तरीके से चले। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बीसी AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मींस टोटल कितने हैं? 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर की। AE क्या है? 3.6 सेंटीमीटर। EC हमें निकालना, EC को X कर लेते हैं। क्लियरली D पैरेलल BC है स्टूडेंट्स, तो यहां हम BPT यूज कर सकते हैं। तो बाई BPT हम क्या बोलेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम कह सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। वैल्यू पुट कर लीजिए, 3/4 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन X। तो X हमारा क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 4/3, 3 से 3.6 कट गया 1.2 टाइम्स में, सो X हमारी क्या हो गई? 4.8 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 50 मीटर हाई पोल डिक्रीजेस व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री बाई। अब स्टूडेंट्स यहां क्लियरली आप मेंशन कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ दी शैडो मुझे निकालनी है, कितना डिक्रीज किया है, ये मेरी टास्क है। शैडो की लेंथ निकालनी है, कितना डिक्रीज किया है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री होगा, पोल की हाइट दी गई है 50 मीटर हाई पोल, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? 50 मीटर हाई पोल बनाते हैं। तो वो 2 शैडो देगा, एक 30 डिग्री पर और एक 60 डिग्री पर। अब इसमें कौन 30 कौन 60? तो बड़ा वाला हो गया हमारा 60, छोटा वाला हो गया हमारा 30। अब इसे हम लोग थोड़ा देर के लिए, अब हमें निकालना क्या है कि लेंथ ऑफ द शैडो डिक्रीज, कितना डिक्रीज किया है। तो वो डिक्रीज यहां से यहां तक किया है, तो उसे हम लोग X कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नेमिंग कर लीजिए, A B, सपोज ये हो गया आपका C और ये है D।
आपका टास्क है ये x निकालना। चलिए थोड़ी देर के लिए BC को y मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। ABC ट्राइंगल में हम क्या यूज करें, tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हो गई 50, बेस हो गई y। अब यहां से tan 60 की वैल्यू √3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 50 अपॉन y। सो y हमारा हो जाएगा 50 बाई √3। इसी तरह से x भी निकाल लीजिए। तो अब देखते हैं दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD। अब ABD पर फोकस करिएगा तो यहां पर tan कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, 30 डिग्री। tan 30 क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, फिर से परपेंडिकुलर क्या है 50, बेस क्या है, बेस इस बार ये दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहां सिर्फ और सिर्फ tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 पुट कर लिए। ये क्या हो जाएगी 50 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x प्लस वाई इक्वल टू 50 √3। आगे हम देखते हैं सिर्फ x निकालना है, तो क्या हो जाएगा 50 √3 माइनस वाई, वैल्यू पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 50 √3 माइनस वाई के जगह क्या है 50 बाई √3। एलसीएम ले लीजिए √3। अब √3 एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू 50 √3 बन गया मेरा 50 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 150 माइनस 50। तो रिजल्ट क्या आ गई 100 अपॉन √3। बट स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग छोड़ते नहीं है, सो इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा आंसर आ गया 100 √3 अपॉन 3। सो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, tangent at any point of a circle is dash to its radius through the point of contact। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर एक सर्कल है, इस पर एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करती है सर्कल को उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो अगर रेडियस की बात करें, है ना, जब रेडियस की बात करें तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन अ लीप ईयर इज, बहुत इजी है। अगर आप लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में कितने डेज 366 डेज, जो कि वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हैं 52 वीक प्लस 2 डेज। अब 2 दिन कैसे होंगे, 2 दिन आपके ऐसे हो सकते हैं संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, राइट, यही हो सकती है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 पॉसिबिलिटीज हैं। अब बोलिएगा सर 7 कैसे है, तो भैया आप ये भी तो देखिए 52 वीक्स मतलब 52 मंडे तो फिक्स है, बचे हुए 2 दिन में मंडे हम ढूंढेंगे ना। अब मंडे ढूंढते हैं तो वो सिर्फ 2 ही केस है, संडे मंडे और मंडे ट्यूसडे। तो फेवरेबल आउटकम मेरा क्या है 2, और टोटल आउटकम क्या है ये पूरा 7। सो इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 अपॉन 7, ऑप्शन डी। क्वाइट इजी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। A pair of die are thrown once, then the probability of getting sum of number appear on both side is divisible by 5। यानी दोनों डाइस को जब हम फेंकेंगे तो जो भी नंबर आएगी वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, वो दोनों की सम। अब अगर आप स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास 36 पॉसिबिलिटी होती हैं जब डाइस फेंकते हैं। तो 2 डाइस फेंकते हैं, जैसे 1 1, दूसरा होगा 1 2, तीसरा इसी तरह से ये चलेगा कहां तक 1 6 तक, उसी तरह से 2 1 चलेगा, ये कहां तक चलेगा 2 6 तक, और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा 6 1 से हम लोग अगर चलना चालू करें तो ये 6 6 तक जाएगा। यही 36 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारी कितनी हो जाएगी 36। अब देखते हैं कि इनमें सम, तो सम आप देखिए तो 2
पहला को सबसे फर्स्ट को जोड़िएगा तो 2 आएगा, और मैक्सिमम जाएगा तो कितना जाएगा 12, 2 to 12 होगी। अब ये 2 to 12 में कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है? सिर्फ 2, दैट इज 5 या 10। अब 5 की अगर आप बात करें तो 5 आने का चांसेस कितने केस में है? 4 केस में है। 4 केस कैसे आ सकते हैं 5? तो देखिए पहला तो आ जाएगा 1 4, अब 1 4 में आएगा तो 4 1 में भी आएगा, और दूसरा है 2 3 तो 3 2। इसके अलावा और कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें 5 आएगा सम। लेकिन 10 की बात करें तो इसमें तो और 3 ही केस हैं। कौन कौन से? एक 4 6, एक 5 5 और एक 6 4। इसके अलावा आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसके सम 10 नहीं आएंगे। तो अगर टोटल हम लोग फेवरेबल आउटकम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो इसके लिए क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4 + 3 टोटल 7 हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं? 36। सो रिजल्ट हमारा क्या हुआ? 7/36, ऑप्शन ए। दैट्स इट, क्वाइट इजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द मीन एक्स इज a प्लस समेशन FI/UI बाई समेशन FI इंटू H। यहां पर पूछ रहा है UI इज, UI क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, UI और कुछ नहीं, डेविएशन बाई H होती है। डेविएशन होती है क्या? XI माइनस A अपॉन H। तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, XI माइनस A अपॉन H। आगे बढ़ते हैं। क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होती है स्टूडेंट? तो क्वाड्रेंट एक सर्कल को जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो उसे हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में जो सेंट्रल एंगल होती है वो कितनी होती है? 90 डिग्री की होती है। अब इसकी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो पेरीमीटर अगर देखिएगा, पेरीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क क्वाड्रेंट की क्या हो जाएगी? तो फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज थीटा अपॉन 360 2πr प्लस 2r। अब यहां पर से थीटा हमारी हो जाएगी 90/360, 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7। रेडियस हमारी यहां पर दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 प्लस 2r के जगह 7 2 जा 14, 7 7 कैंसिल हो गई। 90 के टेबल में 360 4 टाइम्स में, ये 2 4 को 2 टाइम्स में काटेगा, और 2 22 को काटेगा 11 टाइम्स में। तो रिजल्ट क्या हुआ? 11 + 14, जो कि आएगी कितनी? 25। सो 25 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। बस इतना इजी है। आगे बढ़ते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, इस फिगर में एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? तो यहां इस फिगर में देखिए, ये जो दिख रहा है 14 सेंटीमीटर, वो बड़ा सेक्टर का आपका रेडियस है, और ये जो दिख रहा है 7 सेंटीमीटर, इट मींस ये जो बचा हुआ पार्ट है वो भी क्या है? 7 सेंटीमीटर है, राइट? फिगर में नहीं दिख रहा है बट एज्यूम कर लीजिए। यहां पर शेडेड रीजन निकालनी है। शेडेड रीजन आप देख सकते हैं कि ये पार्ट है आपकी शेडेड रीजन, राइट, जो व्हाइट कलर में है, उसे निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर एरिया हमको निकालना है शेडेड रीजन का, तो पहले हम एरिया निकालते हैं। इसे नेमिंग कर लीजिए, O A B, इसे C और इसे D कर देते हैं। तो यहां पर एरिया हमें OAB से माइनस करनी चाहिए क्या? एरिया OCD को। अब OAB क्या हो जाएगी? थीटा अपॉन 360 पाई, इसके लिए कैपिटल आर इस्तेमाल करते, कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो भी देखिए, थीटा तो सेम है ना 30 डिग्री, तो मैं सजेस्ट करूंगा थीटा बाई 360 को आप ले लीजिए कॉमन, और पाई को भी ले लीजिए कॉमन। क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सॉल्व, वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। 30 अपॉन 360, पाई के जगह मैं सजेस्ट करूंगा 22/7 को यूज कीजिए।
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। चाहे अब इसे आप जैसे आपको इच्छा लगे वैसे सॉल्व कीजिए। जैसे ये तो आ गई 1/12 इंटू 22/7 इंटू, मैं इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में करता हूं। सो 14 प्लस 7 हो गई 21 और 14 माइनस 7 हो गई 7। 7 7 कैंसिल हो गया। 12 हाफ आधा 6 हुआ, इसकी आधा कितनी हो गई 11। ये हो गई 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। सो 7 इंटू 11 दैट इज 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में होगा। और यहां देखिए कितने अच्छे से ऑप्शंस बनाए गए हैं। 77/2 सिर्फ सेंटीमीटर है और यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स हमेशा यूनिट्स पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, अब यहां पर सवाल है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, इट मींस दो टेंजेंट तो बने होंगे। कहां से बने हैं? ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो चलिए एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी ये एंगल की बात हो रही है। ओके, पॉइंट ऑफ द सर्कल है ना। एंगल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू सेंटर, यानी ये जो भी कॉन्टैक्ट है के पॉइंट है इसको किससे ज्वाइन करना है? इसको ज्वाइन करना है सेंटर से। कर दिए। तो यानी एंगल जो ऑब्टेन्ड हो रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर, मींस ये एंगल। पूछ रहा है कि ये क्या है? ये पेयर ऑफ क्या है? ये दोनों एंगल की सम क्या बनेगी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट एंगल या लीनियर पेयर। अब हम लोग तो ये पढ़े ही हैं स्टूडेंट्स, दैट इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बेसिकली रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये भी मेरा परपेंडिकुलर है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो आप ध्यान क्या बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल की सम होती है कितनी? 360। इसमें 90 90 आपको तो 180 बना दिया, तो बचा हुआ ये क्या होगा? ये दोनों सम 180। अब दो एंगल की सम अगर 180 होती है तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दैट्स इट। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1920, दैट इज असर्शन एंड रीजन। अब असर्शन रीजन को कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? तो ये देखिए मास्टर आप कैसे कर सकते हैं असर्शन रीजन में। तो सबसे पहले देखिए क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर नहीं, राइट, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? आइदर सी और डी होगा। अगर ट्रू है तो हम चेक करते हैं कि क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। अगर कर रहा है तो ऑप्शन ए, और अगर नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी। बस इसी तरह से बनता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। A shot put of metallic sphere having radius 4.9 centimeter when immersed in a jar of water displays 493 centimeter cube approx amount of water। अब भैया इसमें बहुत ज्यादा आपका कैलकुलेशन होगा तो थोड़ा देर के लिए हम इसे होल्ड पे डालते हैं। पहले हम रीजन को ही पढ़ लेते हैं। रीजन क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर स्क्वायर। अरे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्लियर हो गया कि रीजन हमारा फॉल्स है, असर्शन हमारा ऑफ कोर्स अब ट्रू होगा। तो हम डायरेक्टली बिना सॉल्व किए ऑप्शन डी मारकर निकल जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन सी। क्या मारेंगे यहां पर? ऑप्शन सी। ये तो फॉल्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ट्रू। तो ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अब देखिए अगला में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 2k plus 2, 4k, 5k plus 1 are 3 consecutive term of AP, then the value of k each। k का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए अश्विन, जब भी इस तरह से k का वैल्यू पूछा जाए तो हमेशा आपको कॉमन डिफरेंस का हेल्प लेना है। कॉमन डिफरेंस क्या करता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां पर ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये तो आपका थर्ड टर्म है। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें तो 4k माइनस 2k प्लस 2। अब ये निश्चित इक्वल होना चाहिए किससे? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से। सो थर्ड टर्म क्या है हमारा? 5k प्लस 1 माइनस 4k।
सॉल्व कर लीजिए तो इधर आ जाएगा k+1, इधर आ जाएगा आपका 4k, पहले ब्रैकेट तोड़ लेते हैं तो -2k -2, यहां से आ गया आपका 2k -2 इक्वल टू k+1। अब आप फर्दर सॉल्व करिएगा तो 1 + 2 इक्वल टू 2k - k, तो k हमारी हो गई 3। अब जब k 3 है इट मींस असर्शन ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज इक्वल, तो ये भी ट्रू है, तो यानी दोनों ट्रू है, मींस आइदर ऑप्शन ए या बी। अब देखिए रीजन का हम हेल्प लिए हैं असर्शन को सॉल्व करने में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और इसी तरह से देखिए मैंने आज 20 क्वेश्चंस कितना इजीली हम लोग कंप्लीट कर लिए, राइट। सो यही है आज की क्लास, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। बाय एवरीवन। If you found this helpful, hit that subscribe button and follow us on social media. Keep practicing and stay fearless.